वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये जो सीरीज होने वाला है दोस्तों, बिहार एससीईआरटी बुक का जो हम लोग ज्योग्राफी का कर रहे हैं, ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 हमारा सौर मंडल जो था क्लास 6 का एससीईआरटी बुक का, वो कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पृथ्वी एवं उसकी गतियां और पृथ्वी का परिमंडल। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप पहली बार नए हैं तो जाकर पहले उस सेशन को देख लीजिए, उसके बाद ये सेशन को देखना स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों। इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी का दोस्तों जितने भी बुक हैं, एनसीईआरटी कर लेते हैं यहाँ पे। जितने भी बुक है उस सब का दोस्तों हम लोग समरी कर रहे हैं। जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपका एग्जाम के दृष्टि से, उसको क्लियर कर रहे हैं। इसको करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई भी दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट है सफिशियंट है आपके लिए। और साथ में जो भी अभी साइंस का एनसीईआरटी का दोस्तों एमसीक्यू करा रहे हैं, आपको जरूर से जरूर उसको अटेंड कीजिए। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी वहां से, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ही दोस्तों 9th-10th का जो भी हिस्ट्री का था समरी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का, हमने उसको करा दिया। अगर क्या आपको देखना है तो चैनल पे उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चैप्टर नंबर 2 में आते हैं दोस्तों, क्लास 6 एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी का बुक, उसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियां। देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। पृथ्वी की घूर्णन गति अथवा दैनिक गति दोस्तों 24 घंटे की होती है, इसी कारण दिन और रात होती है। जैसे कि दोस्तों पता होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में दोस्तों एक बार घूम लेती है, तो वही 24 घंटे के कारण दिन और रात होती है। ठीक, समझ गए होंगे आप। पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों 23.5 डिग्री झुके है, सबको पता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का दिन लगाता है, जिसे परिभ्रमण गति बोलता है। जैसा कि पता होगा दोस्तों, ये अगर के हमारा यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे पृथ्वी क्या है, एक छोटा सा ग्रह है उसका। तो ये क्या होता है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के यहाँ पे दोस्तों झुकाव पर है। ठीक, ये झुकाव जैसे पता होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और उसके चारों ओर भी घूमती है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, वो 24 घंटा का समय लगाता है। और जो इसके चारों ओर घूमती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करती है, तो ये जो समय लगाती है दोस्तों, इसमें 365 दिन लगभग लगाती है। ये 365 दिन नहीं होता है, 365 दिन से कुछ कम ही होता है। एक राउंड फिगर में हम ले लिए हैं यहाँ पे 365 दिन। ठीक है, आप लोग आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। आप लोगों को लगता होगा सूर्य पूरब से पश्चिम में जा रहा है ना, तो पृथ्वी भी वैसे ही। कोई भी चीज मान के चलो, ये पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो ये इधर से जाएगा तब तो ये इधर से डूबेगा। तो पृथ्वी जो हमारा घूमता है दोस्तों, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये किस कारण होती है? क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती है पृथ्वी सूरज का। इसीलिए पृथ्वी के जब 6 महीना जाता है तो ध्रुव पर ही केवल सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, तथा परिभ्रमण के कारण दोस्तों मौसम बदलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। जो घूर्णन होता है उसके लिए दिन और रात, यानी कि जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन बोलते हैं, और जो चारों तरफ घूमता है, यानी कि सूरज की तरह चारों तरफ घूमता है, उसको परिभ्रमण करता है। उसके कारण मौसम बदलते हैं। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल पूछ देता है आपकी परीक्षा में। ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण दोस्तों, इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पड़ती है। ठीक है, कुछ विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। 21 जून का दोस्तों ऐसा समय होता है कि जो जब सूरज विषुवत रेखा के थोड़ा ऊपर, मतलब जस्ट ऊपर में होता है, और कुछ उत्तर में, यानी कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जैसे कि पता होगा, कर्क रेखा भारत के यहाँ से गुजरती है, मान के चलिए अगर कहीं ये हमारा भारत हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो इससे कुछ उत्तर में, यानी कर्क रेखा पर ये सीधे पड़ती है। उस समय वहाँ पे दिन की अवधि लंबी होती है। वो डेट आप लोग याद रखिएगा, 21 जून हमेशा पूछता है। अगला पॉइंट है कि 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीना बाद, और यहाँ से दोस्तों 6 महीना बाद, जब पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य से दूसरी ओर पहुंच जाता है, इस समय पृथ्वी पर झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। सूर्य के मकर रेखा पर सीधे पड़ने लगती हैं। जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेटर हुआ,
तो इससे थोड़ा ऊपर होता है तो दोस्तों यहाँ पे कर्क रेखा आ जाता है, और उसके नीचे जब जाता है तो वो हमारा यहाँ पे मकर रेखा आ जाता है। तो 6 महीना के बाद 21 जून तक यहाँ पर पृथ्वी सीधे रहता है, इसलिए यहाँ पे सबसे लंबा दिन करता है। उसके जस्ट 6 महीना बाद मान के चलिए यहाँ पे आ जाता है, नीचे में आ जाता है। ये डेट जो होता है दोस्तों आपका 22 दिसंबर का डेट होता है। इस समय यहाँ पर यानी कि मकर रेखा पर दोस्तों सीधे पड़ने लगती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रातें होने लगती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए। ये बात समझ लीजिए कि जिस पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे लंबी दिन होगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले जो 21 जून का होता था उत्तरी भारत में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये बड़ा दिन होता था 21 जून को, और जब 22 दिसंबर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ये बड़ा दिन होने लगता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। यहाँ के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, और इसके देख लेते हैं लास्ट में क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। समदिवारात्रि होते हैं, यानी कि समदिवारात्रि में दिन और रात कब बराबर होते हैं, जिसमें 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोस्तों ये चीज होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वो होता है 21 जून को। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होते हैं कि कम गर्मी पड़ती है शीतोष्ण कटिबंध में। देखिए हम बताते हैं, जो उष्ण कटिबंध होता है दोस्तों, उष्ण कटिबंध मतलब बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध माने वहां पे कम गर्मी पड़ती है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे, यूएसए के थे दोस्तों। ये 1984 ईस्वी में चांद पर गए थे, आप लोगों को पता होगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मतलब यहाँ पे चैप्टर आता है हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, पृथ्वी के परिमंडल। इसमें क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाली परीक्षा को लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है कि जलमंडल, पृथ्वी पर जल के अनेक भाग हैं। मतलब जलमंडल किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है कि पृथ्वी पर जल के अनेक भाग हैं, जैसे नदी, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि, उसी को सम्मिलित रूप से जलमंडल बोलते हैं। सन 1984 ईस्वी में दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछने पर बताया कि पृथ्वी नीला दिखता है। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे दोस्तों, ये चंद्रमा पर जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि कब गए थे, 1984 में गए थे या 1969 ईस्वी में गए थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1984 में जब ये अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों राकेश शर्मा, तो इंदिरा गांधी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो पूछी कि बताइए हमारा देश कैसा दिखता है, तो बताए थे यहाँ पे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद बोला था जो पृथ्वी दिखता है वो नीला दिखता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है स्थल मंडल। पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस परत होता है जिसपे कंकड़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जिस परत पर हम लोग रहते हैं उसको स्थल मंडल बोलते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट निकल कर आपका आता है कि स्थल संधि क्या होता है। स्थल का संकीर्ण भाग दोस्तों, जिससे दो बड़े भूभाग आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसी संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि एक छोटा सा भाग जो मतलब धरातल का हो और वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम स्थल संधि बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि स्थल संधि का कौन सा दो देश उदाहरण है, तो आप लोग याद रखिएगा जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, ये दोनों स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जल संधि। जल संधि यानी कि दो देश जो जल के साथ में जुड़ा होता है, जैसे भारत ले लीजिए और श्रीलंका को ले लीजिए। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डबरूमध्य भी बोलते हैं। यानी कि जो पाक जल डबरूमध्य है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को जो जोड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा जो पाक जल डबरूमध्य भारत और श्रीलंका को यहाँ पे जोड़ता है। ठीक, ये चीजों को याद रखिएगा। अगला पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला पॉइंट है कि चारों ओर हवा का क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। आप लोग ये चीज को ये सबको पता होगा। जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल दोस्तों, यहाँ पे आयु लिखा हुआ, इसको वायु पढ़ा जाए। वायुमंडल मिलकर जैव मंडल बोलते हैं ना। देखें ये तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल ये अलग अलग चीज होगा। ये सम्मिलित रूप से जब जिसको अगर के बोलना होगा तो हम अगर के जैव मंडल केवल बोल देंगे, तो जैव मंडल में हमारा पृथ्वी का हर एक कोना, हर एक
चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल की अब देखते हैं संरचना क्या होता है। वायुमंडल मतलब जिसमें वायु पाया जाता है, यानी पृथ्वी के ऊपर वाला सतह का सबसे पहले जो नीची जो परत पाई जाती है दोस्तों, वो पाया जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है, ये इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा, क्षोभ मंडल और टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कभी-कभी क्या होता है ना, आपको ये सारा ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि बढ़ते क्रम में, या मतलब पृथ्वी के सतह से ऊपर में जाते हुए इसको क्रम में सजाना है। जब से आप इसको याद नहीं रखिएगा, और हिंदी में नहीं देता है, वो देता है इंग्लिश में देता है, इसलिए बोल रहे हैं ये चीज़ अच्छे से एक बार आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आपका निकल कर आता है, सबसे जो निचला परत है दोस्तों, उसमें जिसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसमें मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। बादल जैसे बादल बनना, बरसात होना, बादल गरजना, ये सब होता है। अब एवरेज जो ऊंचाई इसकी होती है यह 13 किलोमीटर होता है। ठीक, समताप मंडल दोस्तों इसके बाद आता है, यानी जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इसी में ओजोन मंडल भी पाया जाता है, और इसमें वायुयान वगैरह भी इसी मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही ऊपर वो वाला उसके लेयर में चलते हैं, उसको मेसोस्फेयर बोलते हैं, इसको मध्य मंडल भी बोलते हैं, उष्ण मंडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उल्का पिंडों को पृथ्वी से ये रक्षा करता है। यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उल्का पिंड की घटनाएं किस वायुमंडल की सतह में होती है, तो वो मध्य मंडल मेसोस्फेयर में ये चीज होती है। अगला पॉइंट है आयन मंडल या वायुमंडल, इसको बोलते हैं। वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वायुमंडल मतलब थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर मतलब बहिर्मंडल, बहिर मतलब बाहर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आयन मंडल में क्या होता है, जो भी तरंग देखते हैं आप, रेडियो पर रेडियो समाचार सुनते हैं, या टेलीविजन पर दोस्तों टीवी देखते हैं, ये सारी घटनाएं जो होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी निकलता है, तरंग निकलता है, वो इसी मंडल से निकल कर होता है। यानी कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस सतह से होता है, आयन मंडल से और थर्मोस्फेयर से होता है। और जो सबसे ऊपर का लेयर होता है दोस्तों, वो होता है आपका एक्सोस्फेयर, जिसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। ये बहुत ही वीवीआई सवाल मतलब ये पॉइंट है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है और आता है एमसीक्यू। जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पनपेगा दोस्तों, जहाँ पे स्थल भी हो, जहाँ पे स्थल भी हो, जल भी हो और वायु भी हो। इसी के लिए ना, अब इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। तो हमारा ये जैवमंडल सही होगा। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष, आज अंतरिक्ष में यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 ईस्वी में गए थे। आपको आगे में पहले में पढ़ा दिया। जल डमरूमध्य क्या होता है, जल डमरूमध्य जो दोस्तों यानी दो बड़े जल भागों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे आपका भारत हो गया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला बात है कि समताप मंडल होते हैं। समताप मंडल वही वायुमंडल में होते हैं, वायुमंडल का परत है वो समताप मंडल। अगला यहाँ पे चैप्टर निकल कर आता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल भाग। ठीक, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों क्लास 6 का। तो इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कुछ है पृथ्वी के स्थल भाग में। चिकनी मिट्टी को केवल मीठी भी कहते हैं, जिसमें धान की खेती होती है। दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट लिखा है यहाँ पे। चिकनी मिट्टी में दोस्तों यहाँ पे धान की खेती होती है, आपको याद रखिएगा। नीचे और समतल भूमि का क्षेत्र क्या होता है, मैदान होता है। दोस्तों क्या होता है, जो सबसे जैसे जो पर्वत शिखर होता है दोस्तों, इस आकार का होता है। ठीक है, और जो सबसे निचला उसका धरातल होता है, एक प्लेन होता है, जिसको मैदान बोला जाता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं अपर्दन मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान, रचनात्मक मैदान। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम बताते हैं। जिनकी रचना दोस्तों अपर्दन की क्रिया द्वारा होती है, जिस उसको अपर्दन मूलन मैदान बोलते हैं। जैसे में फिनलैंड का मैदान, यूरोप, उत्तर यूरोप तथा कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें एग्जाम्पल को याद रखना। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा सवाल कि फिनलैंड का मैदान किस तरह का मैदान का उदाहरण है, तो वो अपर्दन मूलक का मैदान है दोस्तों। अपर्दन मतलब क्या होता है, टूट फूट होना, चट्टान आपस में टकरा कर उसको टूटना, अपर्दन कहा जाता है। निक्षेपण मूलक क्या होता है, उसी को जो टूटा फूटा चट्टान है उसको हवा द्वारा, पानी द्वारा, हिम नदी द्वारा उड़ाकर कहीं दूसरे जगह ले जाकर वहाँ पे मिट्टी बना देना, मैदान बना देना, यह निक्षेपण कहलाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो निक्षेपण के द्वारा जो बना हुआ मैदान होता है उसको निक्षेपण मूलक मैदान बोलते हैं। जैसे में केरल का तट का मैदान तथा हंगरी का मैदान, इसमें निक्षेपण मूलक मैदान में ये दोनों चीज आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है रचनात्मक मैदान। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा बना मैदान बोला जाता है रचनात्मक मैदान। ठीक है, जिसे आंतरिक हलचल मतलब क्या हुआ, कभी भूकंप आया, कभी चाहे ज्वालामुखी फटा, उससे ऊपर में जो
उसमें का एलिमेंट निकलते हैं और वहाँ से ठोस जम जाने के कारण जो मैदान का निर्माण होता है वो रचनात्मक मैदान हुआ आपका, जैसे में उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्तीय मैदान इत्यादि। ठीक, अगला पॉइंट निकल के दोस्त आपका आता है पठार। पठार किसको बोलते हैं? मैदानी भाग से ऊंचे होते हैं तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है, जैसे दक्कन का पठार। ठीक है, देखिए पठार और पर्वत में दोनों में अंतर है। जो पर्वत होगा दोस्तों उसका ऊपर भाग जो शंकुआकार होगा यानी त्रिभुजाकार टाइप की होगा, लेकिन जो पठार होगा दोस्तों ये इसका ये जो पार्ट होगा इसका भी ऊंचाई रहेगा, यानी कि इसका भी ऊंचाई रहेगा, लेकिन इसका जो ये जो पार्ट होगा दोस्तों ये सपाट में होगा, ये इतना नुकीला और त्रिभुजाकार नहीं होगा, उसको हम पठार बोलते हैं, जैसे कि दक्कन का पठार। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है पामीर के पठार को दोस्तों संसार का छत कहते हैं। देखिए ये जितना भी हमने पॉइंट आपके लिए लिखा है ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट जितने भी बुक्स में दिए गए हैं दोस्तों सारा का सारा इसमें आपको मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। इसमें दोस्तों दोनों इंक्लूड है, एससीईआरटी भी और एनसीईआरटी भी, क्योंकि देखिए दोनों का जो मैटर है ना 95% मैटर दोनों में समान है। जो भी 5% एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है तो मैंने इसमें ही इंक्लूड कर दिया है, उसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पर्वत। पर्वत किसको बोलते हैं? पर्वत के ऊपरी भाग सपाट नहीं होते हैं, आसपास के क्षेत्र बहुत संकीर्ण होते हैं, वही बताया। जो पर्वत के दोस्तों प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन पर्वत होते हैं? एक वलित पर्वत, व्रणशोध पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, यहाँ पे हम इतने प्रकार के पर्वत के बारे में देखते हैं। पहला है सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकु के तरह होते हैं, उसको वलित पर्वत बोलते हैं, यानी कि जिसका पर्वत का जो ऊपरला हिस्सा होगा वो शंकु की तरह जो होगा उसको वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे हिमालय पर्वत जो है दोस्तों उसको वलित पर्वत में गिना जाता है। ठीक, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का एंडीज जो पर्वत है वो क्या है? वो है आपका वलित पर्वत है। आपको ये चीजों को याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अगला पॉइंट है कौन सा? व्रणशोध पर्वत। आपको हम बार बार बोल रहे हैं आपको एग्जाम जो याद करने वाली चीज है वो एग्जाम्पल याद करने वाला चीज है। इसमें जो हिमालय डायरेक्ट पूछा जाएगा हिमालय कौन सा पर्वत है तो वो वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत कौन सा है? वो वलित पर्वत है। व्रणशोध पर्वत क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी में दोस्तों दरार पड़ जाती है। ठीक, और बीच का भाग ऊपर में उठ जाता है। जैसे भारत का सतपुड़ा पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो व्रणशोध पर्वत के मतलब कैटेगरी में उगाता है। क्या हुआ था कि पृथ्वी के 2 भागों में दोस्तों यहाँ पे दरार पड़ जाता है और दरार पड़ने के बाद ये चीज जो होता है ऊपर की तरफ ऐसे में उठ जाता है, इसी को बोलते हैं व्रणशोध पर्वत। अगला आता है मेरा यहाँ पे टाइप में कि ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा दोस्तों एवं अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से बना पर्वत। जैसा कि पता होगा जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट वहां पे होता है और जितने भी उसमें से मलबा निकलता है एक समय वहीं पे जमा हो जाते हैं और वैसे ही ऊपर में अंबार लग जाता है दोस्तों। वही जो अंबार लगता है यानी कि जो वहां पे बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। आशा करता हूँ आप लोग ये चीजों को समझ गए होंगे। जैसे में इटली का विसुवियस पर्वत और अंडमान निकोबार का वैरान द्वीप, ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत का ये चीज उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत किसको बोलते हैं? वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से दोस्तों अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाते हैं। देखिए हम बताते हैं वलित पर्वत में क्या बताएं, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है दोस्तों वो शंकुआकार होता है, नुकीला टाइप के होता है, इसको वलित पर्वत बोलते हैं। लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद जो उसमें अपर्दन की क्रिया होती है इसमें भी काट छाट होने लगती है, आपस में रगड़ होने के कारण, वायु से रगड़ होने के कारण ये टूटने लगती है और जिससे वजह से इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। और जब ऊंचाई कम हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत और शिष्ट पर्वत ही इसको बोलते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, अरावली के पर्वत भी पहले जो हुआ होगा वो वलित पर्वत में हुआ होगा, लेकिन इसमें अपर्दन की क्रिया होने के कारण इसकी हाइट कम हो गई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अरावली पर्वत यानी कि अवशिष्ट पर्वत में उसका काउंट होने लगा। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका दिशाएं। यहाँ पे वैसा कुछ भी मतलब इसमें उतना पॉइंट नहीं है कि बिहार के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये चीजों को याद रखिएगा, ये बिहार नहीं, यहाँ पे
यहाँ पे दोस्तों भारत कर लीजिएगा, ये गलत से यहाँ पे लिख गया है। और कि बिहार को भी थोड़ा-सा दूर से देखिएगा तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ भारत कर लीजिएगा तो और ज़्यादा सटीक हो जाएगा, ठीक? अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी और ग्लोब, ठीक? चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे आता है। ग्लोब पर यहाँ पे एक्चुअल में सवाल यही पूछा जाता है कि ग्लोब पर दोस्तों पेड़ और पहाड़ों और नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, एक ही 2 गो पॉइंट होगा लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। पृथ्वी और ग्लोब, ग्लोब पर नीला रंग से दोस्तों सागर एवं महासागर को दर्शाते हैं, ठीक? पृथ्वी पर कुल 7 महादेश हैं दोस्तों और कुल 7 यहाँ पे महादेश कर लीजिए, कुल 7 महादेश हैं और कुल 4 महासागर हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक? अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री यानी कि जब जहाँ पे भूमध्य रेखा यानी कि जहाँ से बीचों-बीच पृथ्वी के 2 भागों में बढ़ती है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तर अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। पृथ्वी हो गई यहाँ पे, ये हो गई भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री यहाँ पे बढ़िएगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा और जस्ट उसके नीचे आ जाते हैं 23.5 डिग्री दोस्तों, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है? आशा करता हूँ इतना आप लोगों को ज्ञान हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं दोस्तों अक्षांश रेखाएं बोलती है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी पर 2 काल्पनिक रेखाएं यानी जिसको ग्लोब मान लीजिए। ग्लोब पर एक पूरब से पश्चिम रेखाएं यहाँ पे खींची गई हैं। इस तरीका से दोस्तों रेखाएं खींची गई हैं, ठीक? इस तरीका से रेखाएं खींची गई और एक रेखाएं इस तरह का तरीका से रेखाएं खींची गई हैं। तो जो ये पूरब से पश्चिम का दोस्तों रेखाएं हैं, यानी कि ये वाला जो रेखा आप देख रहे हैं, ये वाला रेखा, ये सब रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है? आप लोग को क्लियर हो रहा है चीज़ों को? इसको बोलते हैं अक्षांश। तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई यानी कि ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हमको देशांतर बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है? अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कुल 360 देशांतर रेखाएँ होती हैं दोस्तों। आपको मतलब अब ये भी तो होना चाहिए ना कि आप ये जो रेखा दोस्तों खींचे हैं, ये वाला जो रेखा खींचे हैं, आखिर ये टोटल कितनी रेखाएँ खींच सकते हैं? तो मैक्सिमम 360 खींच सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक? अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका निकल कर यहाँ पे आता है कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ों को पूछा जा चुका है, इसलिए ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक? अगला पॉइंट है पृथ्वी पर किसी स्थान का स्थिति एवं समय जानने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अब डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति या समय जानने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वो देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, न कि अक्षांश रेखाओं का। 2 देशांतर के बीच की दूरी दोस्तों होती है, वो होता है 4 मिनट। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक? अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है तथा पूरब जाने पर 1 दिन घट जाता है तथा ध्रुवों पर यह 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये सारा कुछ जो मतलब तय होता है 180 डिग्री देशांतर जिसको तिथि रेखा बोलते हैं, वहाँ से अगर के आप पूरब में इधर में जाइएगा, जैसे 180 डिग्री देशांतर ये हो गया, अगर ये ग्लोब हुआ तो इसका ये देशांतर हुआ दोस्तों। अगर इधर में जाइएगा तो आपको एक दिन बढ़ जाता है और अगर के आप पश्चिम में जाइएगा तो 1 दिन आपका यहाँ पे घट जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक? अगला चैप्टर आता है मानचित्र का अध्ययन दोस्तों। मानचित्र का अध्ययन में आपको कलर का ज्ञान बहुत होना ज़रूरी है और कलर का ज्ञान नहीं ना है तो फिर वहाँ पे मानचित्र में बहुत प्रॉब्लम होगा। मानचित्र यही सवाल भी पूछता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा कलर से किसको दर्शाया जाता है। मानचित्र में जलाशयों को दोस्तों यानी कि जहाँ भी पानी का अंश होगा ना उसको नीला से हम लोग दर्शाएंगे, ठीक? और जो पर्वत होगा दोस्तों यानी उसको हम भूरा रंग से दर्शाएंगे तथा पत्थर को पीला रंग से, जहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर दर्शाना है, चट्टान दर्शाना है, उसको हम पीला रंग से बताएंगे, ठीक? अब मैदान को यानी कि घास होता है मैदान पर, इसलिए उसको हरा रंग से हम दर्शाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला चैप्टर निकल कर आता है हमारा राज्य बिहार, ठीक? आज हम इसको खत्म ही कर देते हैं। हमारा राज्य बिहार, बिहार के बारे में कुछ मतलब ओवरव्यू जानकारी लेना है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 में। बिहार में दोस्तों 9 प्रमंडल है, 38 जिला है और 534 प्रखंड है। आपसे पूछा जाता है
कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल है और 38 जिला तो सब लोग जानता होगा और 534 यहाँ पे आपका प्रखंड हो जाता है। अगला पॉइंट है कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य दोस्तों पश्चिमी चंपारण में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, उसका बाद तीसरा स्थान जो आता है यानी कि थर्ड नंबर जो आता है वो बिहार का आता है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बिहार में, जिसे सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। बिहार में सरेसा क्षेत्र का ही मतलब जब भी बोलिएगा आप सरेसा क्षेत्र, तो इसका मतलब यही होगा कि आप तंबाकू के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 क्लियर होता है। अब चैप्टर नंबर यहाँ पे दोस्तों चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है आपका बिहार दर्शन से। इसमें देखते हैं क्या कुछ आपका फैक्ट दिया गया है। मुचलिंद सरोवर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, वो बोधगया में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर स्थित है, जिसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, या जो भी शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं उनको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स जो कि आपको परीक्षा पास कराने का हैसियत रखता है, ऐसा नोट्स चाहिए दोस्तों, तो मैं बस डायरेक्ट दिए गए नंबर पर दोस्तों हमको यहाँ पे मैसेज कर दीजिए आप। मैं यहाँ पे आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूँगा, कोई सा भी हो, आप 6 से 8 के लिए हो या 9 से 10 के लिए हो या 11-12 के लिए, कोई भी बुक का आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम वहाँ पे एक बेहतरीन नोट्स आपको बनाए हुए हैं, जैसे कि आप ये पीडीएफ को ही देख लीजिए, ये भी इसी में इंक्लूड होगा, हम आपको देंगे ताकि आपको कम समय में अच्छा वहाँ पे जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्त, तो दिए गए नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9176800345 ये नंबर है। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है कि राजगीर के पहाड़ियों में गंधक पाया जाता है। ये क्या है, राजगीर के पहाड़ियों में तो गंधक वहाँ पाया जाता है। शांति का स्तूप कहाँ पे दोस्तों स्थित है, तो वो राजगीर में स्थित है। जल मंदिर जो है पावापुरी में स्थित है, जहाँ भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था भगवान महावीर का, पावापुरी में, वहीं पे जल मंदिर स्थित है। अब एक सवाल पूछा जाता है ककोलत जलप्रपात जो दोस्तों है कहाँ पे स्थित है, वो नवादा जिला में स्थित है। कहाँ पे है ये ठंडा जलप्रपात है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है बिहार दर्शन 2। तो इसीलिए हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो आपने 3-4 चैप्टर देखे, बिहार दर्शन 1, बिहार दर्शन 2 और एक हमारा राज्य बिहार, ये जो 3 चैप्टर देखे दोस्तों, अगर के आप एनसीईआरटी केवल पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो ये 3 चैप्टर उसमें बिल्कुल ही दिया ही नहीं हुआ है। और सवाल इसी में से पूछ देगा आपको कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, उसका किस लिए निर्माण किया गया था, तो आप वहाँ पे आप मतलब नहीं जवाब दे पाइएगा। इसीलिए मोस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप एससीईआरटी पढ़िए दोस्तों, क्योंकि देखिए जब एससीईआरटी पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दोनों में 90% दोस्तों कंटेंट सेम है। ठीक है, और जब इसको पढ़िएगा तो आप में इसमें बिहार के बारे में भी आपको समझ विकसित होगा। और जब बीपीएससी ने आपको बोल रखा है कि हम जो सवाल पूछेंगे एससीईआरटी ही बुक से पढ़ेंगे, तो फिर आप काहे चक्कर में पढ़े हैं एनसीईआरटी के। अब इस जो पीडीएफ हम बनाए हैं ना, इसमें भी जो भी मतलब 10% इसमें जो कंटेंट एनसीईआरटी में ज़्यादा है, ये सारा का सारा हम इसमें दोस्तों इंक्लूड करती हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बातें नहीं है। ठीक है, इसीलिए नोट्स हम इतना बढ़िया से रेडी किए हैं ना, इससे पहले वाला भी एग्जाम में दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिला था। जिसको भी चाहिए था, ये जो नंबर हम दिए हैं यहाँ पे, ये नंबर जो दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप मैसेज हमको कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आपको निकल कर आता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, सासाराम में। ये दोस्तों रोहतास में है सासाराम। अगला पॉइंट है कि गोलघर का निर्माण कैप्टन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में किया, जिसे आज अनाज भंडार किया जाता था उस समय। तो जो पटना गोलघर का निर्माण था दोस्तों, क्यों उसका निर्माण किया गया था, तो वो अनाज भंडारण के उद्देश्य से किया गया था। तो 1786 ईस्वी में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर आता है श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो पटना सिटी में स्थित है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे आपका दोस्तों टोटल का टोटल जो चैप्टर था, चैप्टर आपका एससीईआरटी बुक का
एससीईआरटी बुक का दोस्तों आपका चैप्टर 6 यानी कि छठा का ज्योग्राफी का आपको कंप्लीट होता है। उन्हें फाइनल जो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। कल से जो चलेंगे वो क्लास 7 का दोस्तों ज्योग्राफी चलेगा, जिसमें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 13 नंबर यहाँ पे 13 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कैसा लगा वीडियो कमेंट से हम जरूर बताइएगा, तथा अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों कि यहाँ पे तैयारी आपका अच्छे से कराया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।